So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about a new chapter that is gaseous state. तो ये जो है हमारा पार्ट 1 है। इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो में बस मैं पार्ट 1 ही कवर करूँगी। इस पूरे वीडियो में देखो मैंने ना अपने वीडियो के टाइटल में लिख रखा है चीज़। वो क्या लिख रखा है, जब मैं वीडियो में चैप्टर का नाम लिखती हूँ, डे लिखती हूँ, उसके साइड में जब मैं वन शॉट लिखती हूँ ना, उसका मतलब ये है कि इस पूरे वीडियो में उस पूरे वीडियो में ये चैप्टर कवर हो चुका है। और अगर मैं पार्ट 1 साइड में लिख दूँ या फिर पार्ट 2 लिख दूँ, तो उसका मतलब ये है कि उस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो मेरे को और मतलब मैं रह नहीं पाई मतलब उस चैप्टर के 2 वीडियोज़ बनाने के लिए। फिर मैंने बना ही दिया क्योंकि मुझसे पॉसिबल नहीं हो रहा था एक वीडियो में एडजस्ट करना। बट हाँ, इतना तो श्योर है कि अगर तुमने इस पूरे वीडियो की सीरीज़ को देख लिया तो तुम्हारी केमिस्ट्री की जो नॉलेज होगी ना, वो एक अलग ही लेवल की होगी। तो मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में तो व्यूज़ आते नहीं हैं, अगर देखना है तो देखो, आपके अच्छाई के लिए बोल रही हूँ। और अगर देख भी लेते हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करो, है ना? तो चलो बात शुरू करते हैं गैसियस स्टेट से। तो देखो गैसियस स्टेट में ना सबसे पहले हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे। देखो 4 तरह के लॉज है। एक है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ। इन सब में ना कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट है तो कुछ वेरिएबल्स क्या है, वेरी करते हैं। ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना मेरी बात। यहाँ पे ना बॉयल्स लॉ में आपको भी पता है कि टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, पर चार्ल्स लॉ में ना आपको कभी-कभार दिक्कत होती है। देखो मैं ना आपको एक ट्रिक बताऊँगी, उस ट्रिक के चलते ना आप सारे के सारे लॉज़ को ना ऐसे एक झटके में याद कर लोगे, क्योंकि मैंने खुद ने इस ट्रिक से याद किया। अगर आपका माइंड अभी ज़ीरो है, मतलब आपको पता ही नहीं कि मतलब आप पहली बार देख रहे हो ना, तो भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल वर्ड ना अगर आप ऐसे देसी वर्ड में अगर आप देखो ना, अगर आप इसको हिंदी में मतलब इंडिया में अगर आप ये बॉयल शब्द बोलते हो ना, तो कोई भी बंदा ऐसे बॉयल जो है ना, इसको सोचेगा कि भाई कोई चीज़ गरम कर रहे हो तुम, है ना, बॉयल कर रहे हो। तो बंदा उसको ऐसे ही सोचेगा कि हाँ भाई, उस चीज़ कोई किसी चीज़ को गरम करने को बॉयल करना बोलते हैं। तो वैसे ही आप इसको रिलेट कर सकते हो, गरम करना मतलब टेम्परेचर देना। तो बॉयल और टेम्परेचर क्या है, आपस में रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेट करके चीज़ों को याद किया करो। तो मैंने क्या बोला अभी कि बॉयल जो है वो टेम्परेचर से रिलेट खाता है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो। वैसे ही आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता ही है। तो इस चीज़ को याद रखना कि बॉयल जो है ना वो टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये तो मतलब एक मतलब 11th क्लास के हर एक बच्चे को पता है केमिस्ट्री के। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर टी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन कौन से होंगे, पी और वी। आगे बात कर लेते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। आपने हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी है क्या? हैप्पी न्यू ईयर मूवी में आपने शाहरुख खान का नाम तो सुना ही होगा, क्या था, चार्ली। अब चार्ली को ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, लास्ट में उसको पासवर्ड लगाना पड़ता था। किसमें? उसको एक मतलब एक मुझे याद नहीं आ रहा वो पूरा मूवी कैसा था, बहुत पुराना था, तो मुझे अभी याद है कि उसने लास्ट में एक पासवर्ड लगाया था जिसके चलते बहुत कुछ बच गया था, बहुत करोड़ों का पता नहीं कुछ नुकसान हुआ था, उसने लास्ट में वो पासवर्ड लगा के सब कुछ बचा लिया था, मतलब वो हीरो था उस मूवी में। तो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था लोगों का, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, चार्ल्स को ना प्रेशर के साथ रिलेट कर रखा है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, बाकी तो आप अपना देख लो कि कैसे याद करो। आगे देखते हैं, देखो आगे है गेल-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। देखो एवोगैड्रोस में ना ये जो अपने बॉयल्स और चार्ल्स के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है ना कांस्टेंट, उन दोनों को कांस्टेंट कर दो, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कांस्टेंट आपने पढ़ा है, उन्हीं दोनों को आपको यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलना है। और बाकी जो वी और एन है उनको वेरिएबल, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। आगे बात कर लेते हैं गे-लुसाक्स लॉ। देखो इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, आपको भी पता है गे कौन होते हैं, पर मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपको बचा हुआ दिखे, मतलब जो मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, जो सारे टर्म्स यूज़ हो चुके हैं, तो उसको छोड़ के जो भी टर्म्स बचे हैं, मतलब कि टेम्परेचर यूज़ हो गया, प्रेशर यूज़ हो गया, तो बचा क्या लास्ट में, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल के साथ जो कांस्टेंट वाला रिलेशन है, तो उसको हम गे-लुसाक्स बोलते हैं। तो गे-लुसाक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होता है। समझ में? एवोगैड्रो में बॉयल्स और चार्ल्स में आपने दोनों पढ़े हैं, उन दोनों के कांस्टेंट्स जो होते हैं वो खुद कांस्टेंट में आते हैं। याद आया? अब बात करते हैं हम लोग उसके ग्राफ की। देखो अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगा। आपको सबसे पहले मैं बॉयल्स लॉ का ग्राफ बताती हूँ। देखो आपको ना ग्राफ किसके बीच में बनाना पड़ता है, ये जो आपने वेरिएबल्स देखे हैं ना, जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, जो चीज़ें चेंज होती रहती है, उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है आपको, हर एक चीज़ का। बॉयल्स लॉ में देखो आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है। यहाँ पे भी तो आप इसको आपके क्वेश्चन में ना अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, या तो पी वी के टर्म्स में, या तो पी वन बाई वी के टर्म्स में, या तो पी लॉन वी के टर्म्स में, या फिर लॉन पी और लॉन वन बाई वी के
टर्म्स में। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर रिलेशन इन्वर्स रहा, आपको क्या करना है, ये इस पी वी को ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला इक्वेशन में फिक्स करके देखना है कि पी और वी का रिलेशन क्या है। अगर आपको पी और वी आर एच एस और एल एच एस में दिख जाए तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर अभी जो है ना वो आर एच एस में पी तो है, पर एल एच एस मतलब एल एच एस में पी तो है, आर एच एस में वन बाई वी के टर्म्स में है, मतलब पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है। तो ये वी अगर इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तब वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये चीज़ जो है ये आपको रिलेशन बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स का रिलेशन है। जब इन्वर्स का रिलेशन होता है ना तब ग्राफ जो होता है ना ऐसे कर्व वाला आता है, पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तब ग्राफ में स्ट्रेट आता है। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर आप इस पूरे को एक टर्म मान लोगे वन बाई वी को, तो अगर आप उसको एक्स एक्सिस में लिखते हो और पी को वाई एक्सिस में लिखते हो तो आपको किसका स्लोप दिखेगा? आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन दिखेगा। आगे बात करते हैं, अगर आप इस पे लॉन लगा देते हो तो आपको भी पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को आपको ऐड करना है। तो लॉन पी इज इक्वल टू लॉन के प्लस लॉन वन बाई वी होगा। आपको पता है कि यहाँ पे लॉन पी और लॉन वी के बीच में रिलेशन बताया गया है, और यहाँ पे अगर आपको लॉन के दिया हो तो वो लॉन के किस तरफ आएगा, वो लॉन के जो होगा वो किस तरह एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा एज एन इंटरसेप्ट। और लॉन वी जो होगा वो क्या होगा, आपको पता ही है, मैंने अभी क्या बताया, उसका इन्वर्स रिलेशन होता है ना, तो उसका नेगेटिव स्लोप आएगा। अगर आप लॉन पी और लॉन वन बाई वी के रिलेशन को देखोगे तब आपको एक चीज़ पता लगेगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो है ही और उसके साथ साथ इंटरसेप्ट भी बन रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशनशिप में तो अगर लॉन डालोगे तो वो पॉजिटिव स्लोप दिखाएगा, और अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन में अगर लॉन डालोगे तो वो कौन सा स्लोप दिखाएगा, नेगेटिव स्लोप। इसको ना मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही, आपको पता ही है कि किस तरह से लॉन में कन्वर्ट करते हैं, और अगर नहीं पता तो प्लीज़ मेरे उस वीडियोज़ को देख लो जिन वीडियोज़ में मैंने आपको गैसियस स्टेट एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, जिसमें मैंने अपना फेस रिवील करके अच्छे से बताया। अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन में क्या होता है। ये वाला जो केस है ना इसको मैंने एक्सपेंड किया, और इसके ना दो केस हो सकते हैं। देखो, इसका पहला केस तो ये हो सकता है कॉम्प्रेशन, दूसरा एक्सपेंशन। तो आपको कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी दिख जाएगा। आपको पता है कॉम्प्रेशन मतलब, मान लो कि इतना वॉल्यूम पहले था, उस चीज़ को मैंने दबा दिया, मतलब कॉम्प्रेस कर दिया, तो मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले कितना था, इतना था, फिर कितना हुआ, इतना हुआ, मतलब वॉल्यूम पहले से क्या हुआ, कम हुआ। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। तो फाइनल वॉल्यूम इज लेसर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर आप इसका डीवी करते हो, डीवी मतलब फाइनल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप इसका चेंज इन वॉल्यूम करते हो तो आपको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और फाइनल जो है ना वो कम है। तो फाइनल अगर नेगेटिव में है और इनिशियल जब ज़्यादा है, तो जो चीज़ नेगेटिव में है और वो ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स आंसर भी आपको नेगेटिव भी आएगा। आगे बात कर लेते हैं एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन में अगर आप देखोगे, देखो चेंज इन वॉल्यूम अगर नेगेटिव की तरफ है तो कंप्रेशन जो है वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। देखो आपको भी पता है वी इनिशियल बड़ा है, तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम क्या दिख रहा है, आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो किस तरफ एरो पॉइंट होगा, ऊपर की तरफ पॉइंट होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको वी फाइनल बड़ा है, तो यहाँ पे वी फाइनल की तरफ ज़्यादा जाएगा। समझ में आ रहा है चीज़ें किस तरह से काम कर रही है। अब आगे देखो किस तरह से आपको वी फाइनल वी इनिशियल एक्सपेंशन में निकालना है। पहले इतना था वॉल्यूम, आपने एक्सपेंड कर दिया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। तो उसका चेंज इन वेलोसिटी, अरे यार बार बार वेलोसिटी बोलूँ, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज पॉजिटिव। आगे बात कर लेते हैं चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गॉस-लेक्स लॉ के बारे में। ये जो जितने भी लॉज है ना उन सब के वेरिएबल्स को पकड़ लो। मान लो चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, तो अभी तो बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर ली हमने। चार्ल्स लॉ में देखोगे टेम्परेचर और वॉल्यूम कौन वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखोगे आप चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल्स में। आगे देखो यहाँ पे, अच्छा टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल में, फिर आप अगर पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाते हो तो वी और टी जो है ना वो ऊपर ही दिखेंगे, आपको न्यूमरेटर में ही दिखेंगे, एल एच एस और आर एच एस में। तो आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो चीज़ें क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा आपको। आगे बात कर लेते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस साइड में आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे वो है चिट्स, तो कोऑर्डिनेशन का हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। बस पहले मैंने इसका लिखा था क्योंकि इसका रह गया था, इसलिए मुझे वहाँ पे स्पेस मिल गया तो मैंने उसको अटैच कर दिया। आगे बात कर लेते हैं इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पी वी आर टी, मतलब पी वी इजिकल टू एन आर टी आपने जो भी पढ़ा है, इन सब के हर एक टर्म्स के हमको क्या करने हैं, उन सब के यूनिट कन्वर्जन की बात करनी है हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर के बारे में। आर क्या है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो चीज़ है ना दोस्त,
इसके वैल्यूज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को। देखो, जब अगर आपको आर जो है ना, वो देखो ये पर केल्विन पर मोल जो है ना, ये चीज़ सारी जगह पे वैलिड है। मतलब आर के आप जितने भी यूनिट को चेंज करते रहोगे ना, आपको पर केल्विन पर मोल तो आपको दिखेगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पर जो चीज़ चेंज हो रही है ना, वो क्या है, वो ये चेंज हो रहा है आपको। अब अगर आर जो है वो अगर जूल में है, ठीक है ना, देखो एक मिनट, लेट मी फोकस द कैमरा। ओके, आर अगर जूल में है तो क्या होगा, 8.3314 होगा इसका वैल्यू। पर अगर आर लीटर एटीएम में है तो उसका वैल्यू 0.0821 होगा, और उसकी जगह अगर बार में होगा तो 0.0831। ज़रा कुछ फ़र्क नहीं है, 2 और 3 भी इसमें चेंज हुआ है। और अगर आप इसको 0.0821 भी अगर याद रखोगे तो भी आप इसको याद रख पाओगे इजीली। एक और चीज़ सुनो कि अगर कैलोरीज में है, आई थिंक मेरा कैमरा उतना फोकस नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैं प्लेस चेंज करती हूँ। तो देखो, कैलोरीज में अगर आर की वैल्यू आपको दी हुई है तो याद रखना वो क्या होगा, 2 कैलोरीज। और अगर आर की वैल्यू 8.314 दिया हुआ है तो उस पर अगर आर जो है वो जूल के टर्म्स में दिया हुआ है तो उसका क्या होगा, किलो पास्कल लीटर। ठीक है ना, तो किलो पास्कल लीटर और जूल में आर की क्या वैल्यू होगी, 8.314। और लीटर एटीएम और लीटर बार में आर की वैल्यू क्या होगी, 0.0821। और कैलोरीज में आर की वैल्यूज़ क्या होगी, 2 कैल। अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। इसमें बस आपको एक ही बात याद रखना है, मैंने शायद इस चीज़ को आपको वहाँ पे भी पढ़ाया था बड़े वीडियो में। आपको वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुअली नहीं बताया था, वहाँ पे मैंने ट्रिक वाइज बताया था, पर मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ तो देखो याद रखना, एटीएम और बार ये दोनों जो वैल्यूज़ है ना, ये बहुत बड़े वैल्यूज़ होते हैं। इसका मतलब क्या है, एटीएम जो है ना, ये एसआई यूनिट नहीं है दोस्त। एटीएम स्टैंडर्ड प्रेशर आप मान लेते हो, आपको पता है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है। पर जो हमारा स्टैंडर्ड मतलब एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि आप पास्कल भी लिख सकते हो। और उस पास्कल को 1 एटीएम में पहुँचने के लिए कितने पास्कल की ज़रूरत होती है, 101,325। इसका मतलब क्या है, 101,325। इतना पास्कल जब आप दोगे तब जाके एक एटीएम बनेगा, तब जाके आप वन एटीएम पे रीच करोगे, 1 एटीएम प्रेशर को रीच करोगे। समझ में आ रहा है आपको। और 1 बार को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ आपको करना पड़ेगा, 10⁵ टाइम्स होता है वो, ठीक है ना, 1 बार के। इस चीज़ को समझो। आगे बात करते हैं प्रेशर इन टॉर। जब 760 टॉर होता है तब जाके वो एक एटीएम तक पहुंचता है। देखो, आपको ना जब आप यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हो ना, तब आपको एक चीज़ का याद रखना है, क्या याद रखना है कि कौन सा यूनिट ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है, कौन सा वैल्यू कम। मतलब कितना चाहिए होगा उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने के लिए। जब आप ये याद करोगे ना, तब आपके लिए यूनिट कन्वर्जन सोपा हो जाएगा। आगे मैं अगर वॉल्यूम की भी बात करूँगी ना, तो भी आपको पता चलेगा। और टॉर को ही आप mmHg बोल सकते हो। समझ में आया। देखो क्या बोला मैंने, 1 एटीएम 1 बार क्या होते हैं, इन दोनों की जो यूनिट होती है, ये दोनों यूनिट सबसे बड़े यूनिट्स होते हैं। मतलब इन यूनिट्स को पाने के लिए कितना पास्कल चाहिए होता है, 101,325। और कितना टॉर चाहिए होता है, 760। कितना mmHg चाहिए होता है, 760। आगे बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। याद रखना, यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, वो मीटर क्यूब की होती है। किसकी होती है, मीटर क्यूब। इस कन्वर्जन को मत याद रखो, मैं पहले बता रही हूँ, आप बस मेरी बात को याद रखो, आप खुद से इस कन्वर्जन को बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग कन्वर्जन है, इसलिए बता रही हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा कंसंट्रेट करती हूँ। अब देखो, 1 मीटर क्यूब इतना बड़ा यूनिट है कि मतलब 1000 लीटर जाके 1 मीटर क्यूब बनता है। समझ में आ रहा है। मतलब 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। और आपको पता है कि 1 लीटर बनाने के लिए कितना ml चाहिए होता है, 1000 ml। मतलब 1000 ml से 1 लीटर बनता है। और 1000 लीटर से कितना मीटर क्यूब बनता है, 1 मीटर क्यूब बनता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा यूनिट कौन कैरी करता है, मीटर क्यूब। अब एक और बात याद रखना, मतलब कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर तो होता है, और इसी लीटर को ना आप DM क्यूब भी लिख सकते हो। क्या, DM क्यूब भी लिख सकते हो। अच्छा, और 1 लीटर को पाने के लिए जो
1000 मिलीलीटर की ज़रूरत पड़ती थी, उस 1000 मिलीलीटर को आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। मतलब कि लीटर की जगह आप डीएम क्यूब भी लिख सकते हो और सेंटीमीटर की जगह आप मिलीलीटर भी लिख सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे 760 टॉर की जगह 760 mmHg भी लिखा था। चलो आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स के 3 तरीके लिखने के। तो देखो, अगर आपको मास दिया हुआ है तब तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, और अगर आपको नंबर दिया हुआ है तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर को चेंज करने के तरीके। देखो ये चीज़ मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है, इसको वैसे तो मतलब ये आएगा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में मतलब सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। समझ में आया? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप टेम्परेचर निकाल सकते हो इन फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसको आपको 273 के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा जो कि केल्विन में होगा। आगे बात कर लेते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, ग्राहम्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ग्राहम्स लॉ जो है वो क्या है, देखो ग्राहम्स लॉ जो है ना वो डिफ्यूजन ऑफ गैस को एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर पूरा गैस भरा हुआ है और उस कंटेनर को आपने क्या कर दिया, छेद कर दिया। उस कंटेनर पे छेद कर दिया तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से गैस निकलेगा। अब जो गैस है कंटेनर में वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है और जो गैस निकल रहा है बाहर उसका कंसंट्रेशन कम है। तो क्यों निकल रहा है ये गैस? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, कौन से फिनोमेना के चलते ये गैस इवॉल्व हो रहा है, वो है डिफ्यूजन के चलते। डिफ्यूजन का जो फिनोमेना है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई पाइप दे दे और आपको फिर बताए कि यहाँ से NO2 निकल रहा है, NO2 जा रहा है और यहाँ से CO2 निकल रहा है, तो किसका रेट कितना ज़्यादा होगा, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसका तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको ग्राहम्स लॉ के थ्रू पता चलेगा। तो ग्राहम्स लॉ में ना आपको याद क्या करना है, ग्राहम्स लॉ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राहम्स लॉ का ये जो ग्रा ग्राहम्स लॉ का जो ये रिलेशन है ना, रेट का रिलेशन मोलर मास के साथ, मोल्स के साथ, वॉल्यूम के साथ, टाइम के साथ, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ये जो हमारा रेट है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ उस मोलर मास के। समझ में आया? अब देखो, अगर आपको सिर्फ मोलर मास दिया है तो फिर ये वाला रिलेशन लगा देना, मतलब RA इज़ 1/रूट टाइम्स ऑफ MA, मतलब मोलर मास ऑफ A। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है और मोलर मास भी दिया हुआ है तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, मतलब रेट ऑफ A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ A। समझ में आया? तो और अगर आपको दो गैसेस दिए हुए तो आपको RA और RB लिखना है, दोनों को आपको इन्वर्स रिलेशन में रखना है, रूट में रखना है मोलर मास में, और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में आपको उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रखना है। पर आपको कभी कभार ना वॉल्यूम और टाइम के रिलेशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको वॉल्यूम ना भी दिया हो तो आपको टाइम से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेट और टाइम का तो आपको पता ही है इन्वर्स रिलेशन होता है। तो याद रखना कि RA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आगे चलो बात कर लेते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मतलब आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैस है, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास दो गैस है, XA और XB। जो है आपका क्या है, XA मतलब जाइए बोलते हैं इसको, मतलब कि ये मोल फ्रैक्शन है और इसका आपको नंबर ऑफ मोल के साथ अगर रिलेशन निकालना है तो क्या क्या रिलेशन पॉसिबल रिलेशन है वो सारे सबकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, एक कंटेनर में दो गैस है, गैस A गैस B। आपको क्या करना है, आपको मिक्सचर निकालना है, किसका, ये देखो मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है ना। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का मिक्सचर अगर आप निकालोगे तो आपको भी पता है कि उस पूरे गैस में जो कितना मास है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। आप मुझे एक बात बताओ, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है,
गिवन मास होता है, तो दोनों के गिवन मास को आपको क्या करना है, इक्वल टू में रखना है। मतलब यहाँ पे LHS में गिवन मास और RHS में गिवन मास क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये फाइनल है और ये जो है वो इनिशियल है। मतलब इनिशियली क्या था हमारा गिवन मास, Na टाइम्स ऑफ Ma प्लस Nb टाइम्स ऑफ Mb, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मिक्सचर ऑफ मासेस। और इसी नंबर ऑफ मोल्स को हमने कहाँ पे लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है। अब अगर आगे इसको देखोगे तो आपको दिखेगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख सकते हो, और इसको एज इट इज़ लिख दो। और यहाँ पे भी ठीक वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोलर मास ऑफ बी लिख सकते हो। अब याद रखना, ये तो चलो हो गया मिक्सचर ऑफ मोलर मास का मिक्सचर, जिसको कि आप अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में अगर क्वेश्चन है तो इसको किस तरह से चेंज कर सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। देखो मैंने बचपन में याद किया था डेंसिटी का फॉर्मूला, प्राइम मिनिस्टर की आरती करो, मतलब PM/RT, ठीक है ना। आपको आप अपना देख लो, बट अगर आप उस फॉर्मूले को इधर पुट करोगे तो आपको क्या दिख के आएगा, DRT/P, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हो इधर, और उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डेंसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो। हाँ, आगे बात कर लेते हैं। अगर मिक्सचर ऑफ मास दिखे ना तभी इस कॉन्सेप्ट में आना, ठीक है ना, उसके नहीं तो आप इस कॉन्सेप्ट में नहीं आ सकते। अब बात कर लेते हैं कि आपको पार्शियल प्रेशर किस तरह से निकालना होता है। तो आपके पास अभी क्या गिवन है, आपके पास अगर मान लो आपको अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो आपको याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नथिंग बट टोटल प्रेशर टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझ में आया। अब देखो टोटल प्रेशर जो होता है ना, वो आप PA प्लस PB भी लिख सकते हो टोटल प्रेशर को, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को आप Na प्लस NB भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सब बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। अच्छा, XA प्लस XB को ना आप टोटल मोल फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। याद रखना, XA और XB को आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि XA और XB का जो सम होता है ना वो इक्वल टू 1 होता है। समझ में आया। अब याद रखो, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप मान लो कि XA को आप x लेते हो तो XB क्या होगा, 1 माइनस x होगा। समझ में आया। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ A, देखो ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ को अगर आप एज इट इज़ लिख दो इधर, मतलब कि आपने अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर, तो इस चीज़ को आप डिवाइड में लाओ और इस चीज़ को एज इट इज़ लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, तो आपको एक चीज़ मिलेगा। देखो अगर ये डेल्टास लॉ का डेरिवेशन है, इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर ये बताया गया कि आपको कितना परसेंट ऑफ ए गैस कितना परसेंट प्रेजेंट है, आपको अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया तो आप क्या बताओगे। आपको टोटल प्रेशर पता होना चाहिए और कितने प्रेशर ए का है वो पता होना चाहिए। तो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर से आपको क्या मिलेगा, उससे आपको उससे आपको जो आंसर मिलेगा उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है उस पूरे मिक्सचर में। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से आपको डिराइव करना है। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हो, NRT/V लिख सकते हो कि नहीं। और अगर गैस ए की बात की जाए तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को, ठीक है ना। और अगर टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं लोग, तो आपको कौन सा नंबर ऑफ मोल का इस्तेमाल करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल का, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो RT/V जो है ना, वो चीज़ जो है वो सेम है, तो वो चीज़ अगर कैंसिल आउट हो गई तो क्या बचेगा, Na/NT बचेगा, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, Na प्लस NB, मतलब NT को आप Na प्लस NB भी लिख सकते हो। और वही चीज़ यहाँ पे दी गई है और इस चीज़ को आप रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ नथिंग बट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये Na प्लस NB जो है ये कुछ और नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। तो ये जो है ये डेरिवेशन था काइंड ऑफ। समझ में आया आपको। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस। अब इसके फॉर्मूलेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। ये आपको किस चीज़ में मदद करती है। सबसे पहले तो ये आपको मदद करती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को निकालने का। और दूसरा आपको क्या क्या पता चलता है इसके बारे में, ये आपको एवरेज मीन स्पीड का भी पता करवा देता है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। तो किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होता, 3/2 KBT होता है। क्या होता है? 3/2 KBT। ये चीज़ याद रखना। आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आपके मेरे पास एक ट्रिक है, 3/2 कब तक, KBT मतलब कब तक, ऐसे भी याद कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि इतना तो आप याद कर ही सकते हो, बट फिर भी अगर आपको याद रखना है तो यार ऐसे भी रख सकते हो। और KB को आप क्या लिख सकते हो? याद रखना, KB कुछ और नहीं, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 1.23 आई एम सॉरी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जिस जूल पर केल्विन, जिसको कि आप R/Na भी लिख सकते हो। मतलब R की वैल्यू अगर आप 8.314 लिखते हो और Na की वैल्यू, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 लिखते हो, तो वो आगे चल के ये वैल्यू देता है हमको। समझ में आ रहा है आपको? तो जिसको कि आप R/Na लिख सकते हो, जिस K को, KB को, तो आप अगर R/Na इधर लिख देते हो तो आपको इससे एक रिलेशन मिलता है। आपको भी पता है कि RT/Na किस चीज़ का वो होता है फॉर्मूला, PV इक्वल टू nRT है ना। तो PV/n तो मिलता है आपको, पर वो नंबर ऑफ मोल वाला n मिलता है। और आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो आपको भी पता है उससे आपको गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता चलता है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और ये एवोगैड्रो मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। आगे आपको इस चीज़ से ये रिलेशन पता चल गया है। तो ऐसे ही आप इसको अगर इंटर कन्वर्ट कर दोगे इस काइनेटिक एनर्जी को, तो आपको PV मतलब ये 2n इधर लेके जाओगे, 3 नीचे लेके जाओगे, तो आपको ये वाला रिलेशन पता चल जाएगा। ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें पढ़ने लायक। तो चलो आगे बात कर लेते हैं कुछ एवरेज मीन स्पीड के बारे में। याद रखना कि देखो 3 टाइप के स्पीड है, एक है RMS स्पीड, एक है MPS स्पीड, एक है एवरेज स्पीड। RMS स्पीड का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। MPS का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और AVG का तो आपको पता है एवरेज स्पीड। अब याद रखना कि इस हर एक का फॉर्मूला क्या होता है। याद रखना, RMS का फॉर्मूला है √3 RT/m, MPS का फॉर्मूला है √2 RT/m और एवरेज का फॉर्मूला है √8 RT/πm। इन सब के फॉर्मूलाज को मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया। उस आप कौन से वीडियो में विजिट कर सकते हो। आपको मैंने नीट जेई का एक चैनल है जिसमें मैंने फेस रिवील, मतलब इसी चैनल में मैंने आपको फेस रिवील करके पढ़ाया है, तो आप उसको मतलब उस वीडियो में जाके देख सकते हो मेरा वो। तो अब समझ लेते हैं, हर एक वैल्यूज़ को अगर आप तोड़ोगे, हर एक वैल्यूज़ को अगर आप इसको रूट से बाहर निकालोगे, तो आपको क्या वैल्यूज़ दिखेंगी। क्यों ये इतनी ज़रूरी है इस रूट को तोड़ के देखना। देखो याद रखना, इन वैल्यूज़ को याद रखना इसलिए ज़रूरी है। आपको पता है √3 की वैल्यू 1.71731 होता है, √2 की वैल्यू 1.414 होता है, पर √8 की वैल्यू 1.5 नहीं होता। ये √8/π की वैल्यू 1/59 है। समझ में आया? अब देखो इन तीनों वैल्यूज़ को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप इसका पता लगा सकते हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्पीड का होता है, कौन सा सबसे कम स्पीड का होता है। तो इसको अरेंज कर सकते हो आप काइंड ऑफ। तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि RMS स्पीड जो होता है सबसे बड़ी वैल्यू होती है स्पीड की, फिर किसकी होती है, एवरेज स्पीड की, और फिर होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। ये तो वैसे रूट्स को देख के पता चलता है कि ये ज़्यादा वैल्यू कंटेन करेगा इससे, पर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा। दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, वही बेस्ट रहेगा, आपको इसके वैल्यूज़ को लिखना है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था 3/2 KBT, ये किसका फॉर्मूला था। अब मैं टू बी स्पेसिफिक होके बोलूँ तो ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था, पर अगर आप इसमें n मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखोगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो n के साथ। और अगर आपको 1 मोल का देखना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ। आपको पता है कि Na मल्टीप्लाई बाय KB कुछ और नहीं, क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो आप Na को KB के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, 3/2 RT भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। समझ में आया आपको? अब बात कर लेते हैं हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अब देखो ये चीज़ जो है ना, ये मतलब पता नहीं क्यों कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने ज़्यादातर देखा है कि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके। आप अगर नीट का भी पेपर उठा लो तो भी आपको दिख जाएगा, जेईई का भी पेपर उठा लो तो वहाँ पे भी दिख जाएगा, ग्रेजुएशन का भी पेपर उठा लो वहाँ पे भी दिख जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट इतना छोटा है और बच्चे इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ तक पढ़ के बच्चे थक जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब इस चैप्टर में ना PV इक्वल टू nRT छोड़ के और कुछ है ही नहीं। मेरे को भी पहले ऐसा लगा करता था। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ही गेव द रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ मोलर मास एंड स्पीड ऑफ गैस। तो इसने क्या किया, इसने हमको बताया कि अगर आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो जिसको कि आप 1/n dn/du से रिप्रेजेंट करते हो। याद रखो 1/n dn/du क्या, 1/n dn/du, 1/n dn/du। इसको अगर 3-4 बार रटोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब मैं क्या ही बोलूँ इसको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को।
तो मॉलिक्यूल्स जो फ्रैक्शन में है, इसका आपको अगर रिलेशन निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला है इसको याद रखना। इसका फॉर्मूला है, आपने एनर्जी का तो स्पीड पढ़ा ही, आपने एनर्जी का तो फॉर्मूला पता ही होगा आपको, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, एम यू स्क्वायर लिखना है। और ये जो हाफ है ना दोस्त, ये जो टू आपने जो डिवाइड डिनोमिनेटर में लिखा है, इस पे आपको क्या लिखना है, पाई आर टी ऐड करना है। क्या करना है, पाई आर टी। अब देखो बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल तो आया होगा कि 4 बाई, एक मिनट, 4 पाई डिवाइडेड 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई जो है, ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए और यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्त, ये जो ये 4 m/2 पाई RT जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो पावर है वो क्या है, 3/2 है। तो ये जो है ना 3/2 के पावर में है ये 2 पाई, समझ में आया, और ये 1 के पावर में है, तो ये ऐसे नहीं कट सकता। ठीक है ना, इसलिए इस चीज़ को आपको नीचे लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ जो आपको फोकस करना है वो ये है कि ये m के तो 3/2 है और ये u के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके नहीं है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये इसका फॉर्मूला याद कर लो, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय m/2 पाई RT, जो कि अंडर रूट में है, अंडर रूट में नहीं कह सकते, क्योंकि पावर में है, पावर ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई टाइम्स ई टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 RT। ये जो 2 RT है ना, हाफ एम वी स्क्वायर बाई RT, ऐसे भी याद कर सकते हो। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब एम यू स्क्वायर, ये यू कुछ नहीं है, स्पीड ही है, और बाई RT ऐसे याद कर सकते हो। और उसी चीज़ को मैंने इधर भी लिखा है, तो दोनों चीज़ को आप इधर इधर लिख सकते हो। अब याद रखो, हर एक चीज़ के को अगर मैं लेबल करके बताऊँ तो ये जो पूरा टर्म है ना, इस टर्म को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एम को क्या बोलते हैं, मोलर मास, और यू को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ गैस। और अगर आपको इसका रिलेशन मास और टेम्परेचर के साथ चाहिए तो ये इसका रिलेशन बोलता है कि 1/n/dn/du इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आया। अब देखो मैक्सिमम स्पीड में क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आगे बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ किस तरह से आपको उसको देख के उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वो सारा का सारा पॉइंट जो है ना वो इधर कवर हो जाएगा। उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आएगी। तो इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो ये जो पहाड़ बना हुआ है ना, जिसको कि आप पीक पॉइंट्स बोलते हैं, तो इसके पीक पॉइंट्स भी आपको दिख रहे हैं हर एक पहाड़ों के। तो यहाँ पे माउंटेन टाइप का एक क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, जहाँ पे कि आपको सबसे पहला मतलब जितना स्पीड बढ़ा रहे हो उतना आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे माउंटेन की साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। मतलब मैं माउंटेन से ये बताना चाहती हूँ कि मतलब जो जिस तरह का आपको ये ग्राफ दिख रहा है, वो ग्राफ का शेप बिल्कुल माउंटेन जैसा दिखता है, इसलिए ऐसे बता रही हूँ। जो पहाड़ जैसा शेप है वो चीज़ है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है एज वी इंक्रीजिंग द स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पीक जो है ना वो डिक्रीज करता जा रहा है। मतलब पहले इसका पीक थोड़ा हाई में था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, और इसका जो विड्थ है ना दोस्त, वो देखो वो घटता जा रहा है। मतलब जितना साइज़ बड़ा वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच होके ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, और जितना साइज़ छोटा वो उस मोटापे में उसको तकदीर कर रहा है, उसका गर्थ बढ़ रहा है उस चीज़ का। समझ में आ रहा है? तो मतलब इसका विड्थ बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप इसके टेम्परेचर को देखोगे तो आपको दिख रहा है कि इसके पीक को हमने टेम्परेचर से डिनोट किया है। जितना इसका पीक उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर। तो अगर आप इसका टेम्परेचर देखोगे तो विथ इंक्रीजिंग स्पीड द टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखो जो आपको पीक दिख रहा है ना दोस्त, ये पीक कुछ और नहीं है, ये मैक्सिमम स्पीड है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो आपने अभी पढ़ा था ना, RMS, MPS, एवरेज स्पीड, इसमें से जो MPS वाला जो पार्ट था ना वो यही है दोस्त। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको पीक दिख रहा है ना दोस्त, इसी पीक को आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हो, जिसका के फॉर्मूला होता है √2 RT/m, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। और अगर आपको उसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, √2p/d। ठीक है, p मतलब प्रेशर और d मतलब डेंसिटी। आगे बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर की। तो अगर इसका टेम्परेचर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 हुआ तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप इसको इस वे में देखोगे। मतलब T3 जो है वो इस तरफ आएगा, T2 जो है इस तरफ आएगा। मतलब यहाँ पे आप अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे अगर आप स्पीड की तरफ देखोगे ना, स्पीड के डिस्टेंस में ना, मतलब स्पीड के एक्सिस में ना, आपको T3 ज़्यादा दिखेगा T2 के, और T2 ज़्यादा दिखेगा T1 के। दिख रहा है कि नहीं?
T3 इधर, T2 इधर, T1 इधर, स्पीड के केस में। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड अगर आप ढूंढोगे तो आपको दिखेगा कि स्पीड C का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B और A के, ठीक है ना। तो अगर आपको रिलेशन बताया गया, मतलब आपको ABC का रिलेशन बताना है एज़ कम्पेयर टू अलग अलग वेरिएबल्स के। अब मैं आपको अलग अलग वेरिएबल्स दूंगी और आपको बताना है कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होगा, या मतलब ABC के बीच में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का आपको रिलेशन बताना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने टेम्परेचर का बताया, वैसे मान लो चलो फ्रैक्शन का। आप मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 1/n dN/du किस तरह से वेरी करता है। मतलब ABC अगर आपको तीन बताए गए हैं कि तीन तीन पॉइंट्स है, इन तीनों में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका ज़्यादा है। तो अगर आप वाई एक्सिस को ध्यान से देखोगे तो वाई एक्सिस में हर एक टिप को आप डाल लो और इन टिप्स को अगर आप कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि A वाला टिप सबसे ज़्यादा है, फिर B वाला, फिर C वाला। वैसे ही इधर लिखा है। मास को अगर आप देखोगे, अगर आप मास को देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा। देखो अब मास को तो आप यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते, पर आपको एक रिलेशन पता है, अभी अभी हमने बात करी थी इसके बारे में, mu² ऐसे हमने किया था, हाफ mu², है ना, किया था कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। तो मतलब कि अगर फ्रैक्शन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है तो मास भी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होगा। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट तो ये देख सकते हैं हम लोग। देखो हाइट तो अगर आपको दिखेगा तो हाइट सबसे ज़्यादा तो A की है, फिर B की है, फिर C की है। ये चीज़ में, इस चीज़ में कोई दोहरा ही नहीं है। आगे अगर वेट की बात करें जो कि है विड्थ, तो आपको दिखेगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। याद रखो मास और वेट में यही फ़र्क है, ठीक है ना, वो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि वेट पूछते ही आप मास का कॉन्सेप्ट लगा और मास पूछते ही वेट का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं। अब देखो वो जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन होता है मास और टेम्परेचर के बीच में। यहाँ पे हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्पीड का रिलेशन विद टेम्परेचर एंड मोलर मास। आपको भी पता है अभी स्पीड का हमने देखा, ये क्या है, यूएमपीएस स्पीड है, और स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √m के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के। समझ में आया। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √T के। तो ये दोनों रिलेशन अलग अलग है, इनको थोड़ा सा याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों के बीच में। तो दोस्तों किस तरह से कन्वर्जन करना है उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे हम। देखो 1 जूल जो है ना, 1 जूल को ना अगर आप स्टैंडर्ड वे में लिखोगे तो इसको ना आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, हाफ mv² का इस्तेमाल करके इसको kg मीटर स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है ना kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कभी कभार आपको इसके टर्म्स में भी, आपको कभी कभार mlt² के टर्म्स में भी आपको कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा था, जो कि एक स्टैंडर्ड वे है, वो जो कि बेसिक भी है। पर इस चीज़ को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको हाफ mv² के साथ रिलेट कर दो। m का मतलब kg, v² का मतलब मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। पर आपको ये बात तो नहीं पता होगा कि 1 जूल को पाने के लिए कितने कैलोरीज चाहिए होता है, वो तो आपको पता होगा, पर ये बात आपको नहीं पता होगा कि इसी जूल को अगर आप 100 गुना बढ़ा दोगे तो वो 1 लीटर बार के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 1 लीटर बार इज़ नथिंग बट 100 जूल्स, मतलब 100 जूल इज़ इक्वल टू 1 लीटर बार। और अगर वो एटीएम के टर्म्स में लिखोगे तो क्या होगा, 101.325 जूल इज़ नथिंग बट 1 लीटर एटीएम। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर एटीएम जो है वो किसके इक्वल है, 101.325 जूल के। अगर आप स्पीड का कन्वर्जन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा। अच्छा, लीटर बार क्या है दोस्त, अगर लीटर को देखोगे ना तो लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, और बार जो है वो प्रेशर का यूनिट है। तो मतलब पीवी का यूनिट, मतलब पीवी को हासिल करने के लिए इस जूल को 100 टाइम्स होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको। अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, स्पीड की। तो चलो 1 मिनट। अब अगर स्पीड को ध्यान से देखोगे तो स्पीड आपको पता है, आपने शायद ये 9th क्लास में, मैंने तो पढ़ा था 9th क्लास में, आपको पता नहीं, बट देखो 1 मीटर पर सेकंड को तो सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सेकंड एज इट इज़ है, बस मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो आपको पता ही है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। पर अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो हमेशा याद रखना 5/18, 5/18, 5/18। हाँ, बस इसी को याद रखो, क्योंकि आप 2 चीज़ें याद करने जाते हो ना, फिर आप एक में कंफ्यूज हो जाते हो। इससे बेहतर है आप एक को याद करो तो दूसरा उससे रिलेट करके लिख दो। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप याद कर लोगे ना तो आप 1 मीटर पर सेकंड को, जैसे आप 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो वो अगर जान लिए तो आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज़ को भी जान लोगे। तो 1 किलोमीटर पर आवर को तो 5/18 मीटर पर सेकंड, ये तो भाई आपको बचपन से ही पता है।
बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, इसको भी याद कर लेते हैं। 1 मीटर पर स्क्वायर, एक मिनट लाइट चली गई। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18.5 किलोमीटर पर आवर वाला भी याद कर लेते हैं। और इसके चलते क्या होता है ना, वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में 5/18 लगा है, किस में 18/5 लगा है। इसलिए हमेशा याद रखना किलोमीटर पर आवर वाला जो मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना पड़ता था आपको बचपन से ही, वही चीज़ आप याद रखो। बस इसको जब आप कन्वर्ट करते हो, मतलब जब वाइस वर्सा अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तब 18/5 लगा दिया करो, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ, इससे क्या होगा, आपको चीज़ें दिखेंगी। तो चलो हम बढ़ जाते हैं अपने पार्ट 2 में, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब दूसरा वीडियो बनाऊंगी दूसरे पार्ट में, इसी में पढ़ाऊंगी मैं आपको सेकंड पार्ट। बस मैंने अपने नोटबुक में सेकंड पार्ट लिख रखा है। आगे बात कर लेते हैं कोलिजन पैरामीटर के बारे में। देखो, कोलिजन पैरामीटर रिलेशन ऑफ जेड विथ मीन स्पीड, और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे इस स्लाइड में, ठीक है ना। एक मिनट, आई होप ये विजिबल है आपके लिए। चलो बात कर लेते हैं कोलिजन डायमीटर के बारे में। डायमीटर नाम से पता चल रहा है कि डायमीटर जो होगा वो 2 रेडियस के इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कोलिजन डायमीटर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो 2 रेडियस के बराबर है। पर कोलिजन का मतलब क्या है, देखो, एक होता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बट दिस इज अ डायमीटर ऑफ अ कोलिजन। कोलिजन का मतलब है 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में टकरा चुके हैं, उसके बीच में जो मिनिमम मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला जो मतलब डिस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच में जितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस है 2 रेडियस का, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका कोलिजन डायमीटर कहलाता है। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कोलिजन नंबर। तो देखो, कोलिजन नंबर को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि देखो, कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के साथ पर यूनिट वॉल्यूम में। तो देखो, इस चीज़ को बस ऐसे डेफिनेशन के टर्म से समझ लो, बट आपको क्या याद करना है, वो ये याद करना है कि ये जो आप कोलिजन नंबर बोल रहे हो ना, कोलिजन नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, जेड है। मतलब जेड को कोलिजन नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। Z is nothing but the representation of collision number। और collision diameter क्या था, A था। collision number क्या है, ये। और ये जो आप लैम्डा देख रहे हो ना, ये कोई वेवलेंथ वाला लैम्डा नहीं है, ये मीन फ्री पाथ का लैम्डा है, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ को भी आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। आगे बात कर लेते हैं Z की। अगर आप Z को गौर से देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि Z का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √2π A²NU एवरेज। देखो, मैंने देखो कैसे याद किया था, मैं आपको अपना वाला ट्रिक बता देती हूँ। देखो, मैंने याद किया था √2π तो याद हो गया था, फिर आगे मैंने किया था अनु। अरे अनु होता है ना, हमारी केमिस्ट्री मैम का नाम अनु मैम था, तो मैंने क्या किया था, तो मैम का नाम अनु था, तो मैंने उसी के थ्रू मैंने याद कर लिया था। पढ़ भी तो मैं केमिस्ट्री ही रही हूँ, तो √2π अनु याद कर लिया था। इससे आपको ए का अब ए वगैरह ANU क्या चीज़ होता है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, पर फॉर्मूला याद रखना भी अलग सा एक टास्क होता है। तो उसके लिए मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया। आगे मैं बताती हूँ कि मैंने ANU को किस तरह से क्लासीफाई किया। अब जो U है ना दोस्त, ये U कुछ और नहीं, U एवरेज स्पीड है। मतलब अब हमने 3 रिलेशंस पढ़े थे ना, RMS और कौन सा MPS और कौन सा U एवरेज। तो उसमें जो MPS वाला था वो मैक्सवेल में यूज़ हुआ, जो एवरेज वाला है वो किधर यूज़ होगा, कोलिजन नंबर पे। समझ में आया। अच्छा, कोलिजन नंबर में जो एवरेज स्पीड होता है वो कौन सा होता है, √8π RT/m। मुझे लगता है मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं ये n* क्या चीज़ है। अभी जो हमने पढ़ा था ना, पार्टिकल कितने पार्टिकल के साथ क्या कोलाइड हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो यही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं n*। अच्छा, ये A क्या है, ये अभी हमने पढ़ा था ना डायमीटर कोलिजन का, तो वही A ये है। समझ में आया। अब अगर आपको रेडियस के साथ रिलेशन अगर बता दे तो आप इजीली निकाल भी पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये A कुछ और नहीं R² ही है। समझ में आया आपको। 4R² है, क्योंकि एक A कितना है, 2R² कहलाता है। वैसे आपको यहाँ पे 4R² डालना है। समझ में आया। इस तरह से आपको कभी कभार नंबर का रिलेशन रेडियस के साथ भी बताया जा सकता है। और इस R को रेडियस में मत कंसिडर कर लेना, क्योंकि ये बड़ा वाला R है और ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का क्या है, रिलेशन है। आगे बात कर लेते हैं मीन फ्री पाथ की, ठीक है। मीन फ्री पाथ जो होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। मीन फ्री पाथ क्या है, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड डिवाइडेड एंड कोलिजन नंबर। मतलब अभी जो आपने एवरेज स्पीड निकाला है ना, अभी जो मैंने आपको एवरेज स्पीड बताया है, ये बात याद रखना, इसी का
इसी को आपको क्या करना है, मतलब ये जो आपने अभी जो कोलिजन नंबर लिखा है इसी को आपको इससे डिवाइड करना है। तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये जो पूरा टर्म है ये इस तरफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो कि आपको ये वाला रिजल्ट देगा। आपको मोटा मोटी बस ये याद रखना है कि अगर आप ये यू एवरेज हटा दो और ये जो टर्म है उस टर्म को जो अगर आप रेसिप्रोकल कर दो उस टर्म का, तो आपको जो चीज़ मिलेगा वो मिलेगा आपको एवरेज, मतलब मीन फ्री पाथ मिलेगा, वो आपको समझ में आया, जो कि किसके इक्वल है, यू एवरेज डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं इसका रिलेशन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्रेशर और इसका रिलेशन विथ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। अब देखो, अब तक तो आपको ये पता चल गया कि मतलब मीन फ्री पाथ को आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसमें जो एन स्टार है ना दोस्त, इस एन स्टार का इस्तेमाल करके, क्या बोल रही हूँ मैं, इस एन स्टार का इस्तेमाल करके आप इस एन स्टार में प्रेशर और वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो। मतलब आप इस मीन फ्री पाथ को प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आई एम सॉरी, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे, ये देखो, अब इसी एन स्टार को अगर आप खोलोगे, मतलब इस एन स्टार को लेके गए आप, और आपको पता है कि ये देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये चीज़ तो सबको पता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो पी वी इज इक्वल टू कौन सा वाला n होगा, नॉर्मल वाला n, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते वो वाले n। ये वाला n, ये n जो है ना ये कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग है। ठीक है ना, ये वो वाला n है। अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हो ना, किसके साथ, नंबर ऑफ मोल के साथ, मतलब एक मोल के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो समझो, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, वो जो एन है ना, नंबर ऑफ मोल्स, अगर उसको आप गिवन नंबर के टर्म्स में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर लिखोगे कि नहीं। मतलब कि चलो मैं आपको वापस दिखा भी देती हूँ कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। ये देखो आपके पास आपको मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिखने का एक रिलेशन बताया था, ये देखो आगे ये रहा। ये वाला जो आपने टर्म लिखा था ना, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एन की वैल्यू, यही वाला एन की वैल्यू आपको कहाँ डालना है, ये वाला एन की वैल्यू आपको डालना है इधर। एक मिनट, ये वाला एन की वैल्यू आपको किधर डालना है, ये वाला एन की वैल्यू आपको डालना है इधर। समझ में आया, एन बाई एन ए, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये एन बाई एन ए में जो एन है वो अगर वी के साथ रिएक्ट कर जाए तो आपको बताए कि एन बाई वी कुछ और नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एन स्टार भी लिख सकते हो। आई थिंक लाइट आ चुकी है, मैं ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एन स्टार लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इस एन स्टार का इस्तेमाल आप इधर नहीं कर सकते, इस मीन फ्री पाथ में या फिर कोलिजन नंबर पे कर नहीं सकते। तो बस यही करना है आपको, इस एन स्टार को आपको शफल करना है और एन स्टार में जो भी वैल्यू है उसको आपको कहाँ पे पुट करना है, जहाँ पे भी आपको एन स्टार लगे। मतलब जैसे कि एन स्टार इज इक्वल टू पी बाई के बी टी, और आपको इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, जैसे कि ये वाला वैल्यू है, इसमें जो एन स्टार है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पी बाई के बी टी, और फिर आपको ये रिलेशन दिख जाएगा। ठीक वही रिलेशन आप मीन फ्री पाथ को भी डिटरमाइन करने के लिए कर सकते हो, पी बाई के बी टी, ये वाला फॉर्मूला में। इससे आपको कौन सा रिलेशन दिख जाएगा, इसमें आपको दिख जाएगा कि ये जो z है ना कोलिजन नंबर, तो ये कोलिजन नंबर, तो z का रिलेशन आपको प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे दिखेगा, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, आपको समझ में आया ना मैं क्या बोल रही हूँ। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे है रूट टी और यहाँ पे है पूरा प्रॉपर्टी, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो दो रूट टू से मतलब दो रूट टू रखने की कैपेबिलिटी रखता है। तो एक रूट टू तो इस रूट टू से कट जाएगा, तो बचा क्या, एक अंडर रूट टी जो कि मतलब कि डिनोमिनेटर में है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, और ये इसका रिलेशन किसके साथ कैसा है वो चीज़ भी इधर मेंशन्ड है। तो अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालना है तो आई होप आपको समझ में आएगी किस तरह से आपको चीज़ों को डिराइव करना है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसका, कंडीशन का। एक मिनट, हाँ, अब हम लोग थोड़ा कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो कि z को डिटरमाइन करते हैं। तो देखो ये जो z है ना दोस्त, अगर ये z की वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो क्या होता है, तो अट्रैक्शन होता है, और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये रिपल्शन होता है। याद कैसे रखने, आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ कम हो रही है, मतलब z कम हो रहा है, मतलब z उतना पास आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन। z ज़्यादा हो रहा है, z उतना दूर जा रहा है, मतलब रिपल्शन, अट्रैक्शन। और देखो अब z जो है वो लेस देन 1 है, जो चीज़ लेस देन 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं, और जो चीज़ नेगेटिव है
तो उसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव। तो वैसे अगर z अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन किस तरह से आया हो, आई होप आपको समझ में आ गया। अब याद रखना कि अगर z लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, उसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ डेविएशन आ रहा है। अगर किसी चीज़ में डेविएशन आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि रियल गैस और आइडियल गैस क्या है, इक्वल नहीं है, वो चीज़ें इक्वल नहीं है। तो रियल इज़ नॉट इक्वल टू आइडियल गैस। और ये किसका कंडीशन है, देखो सब कुछ लो है इधर, सब कुछ लो, मतलब नेगेटिव डेविएशन, z कम है ना, और ऊपर से अट्रैक्शन भी है, तो प्रेशर भी इधर लो ही होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो चीज़ों को, मैं याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ। आप लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सब चीज़ें कम हो रही है, इधर अट्रैक्शन हो रहा है, पार्टिकल्स क्लोज आ रही है, डेविएशन भी नेगेटिव हो रही है, रियल गैस आइडियल गैस के नॉट इक्वल है, और प्रेशर जो है वो कम हो रही है। इस यहाँ पे सब कुछ हाई है, मतलब रिपल्शन हो रहा है, एटम्स दूर जा रहे हैं, क्लोजनेस कम हो रही है ना, और पॉजिटिव डेविएशन भी है, रियल गैस आइडियल के डायरेक्टली मतलब रियल गैस आइडियल के इक्वल भी नहीं है, और हाई प्रेशर है। पर अगर z इक्वल टू 1 हो गया तो क्या होगा, चीज़ें सिंपल है दोस्त। आपको अब तो ये पता है कि मतलब अगर z अगर इक्वल टू 1 हो गया तो रियल इक्वल हो जाएगा आइडियल के, और कोई इंटरेक्शन होगी नहीं। जहाँ पे आप अट्रैक्शन और रिपल्शन देख रहे थे वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी, और कोई डेविएशन भी नहीं होगी। और ये कौन सा केस है, अगर किसी पार्टिकल में अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, रिपल्शन भी नहीं हो रहा, तो ये किसका केस होता है, एक आइडियल गैस का केस होता है। मतलब तब एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि एक आइडियल गैस रियल गैस में कब तब्दील होगा, वो कौन सा कंडीशन है, तो वो कंडीशन है LPHT, मतलब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अगर आपने बचपन में नहीं पढ़ा ये चीज़ तो अब पढ़ लो, LPHT लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और बहुत बार ना ये इतना सिंपल है कि ये एज इट इज़ उठ के आ जाता है एग्जाम में। आपको ऐसे वैल्यू दे दी जाएगी कि इसमें से कौन सा रियल गैस है या फिर कौन सा आइडियल गैस है। आप बस वैल्यू देख के पता कर सकते हो कि सबसे कम टेम्परेचर, सबसे कम प्रेशर जहाँ पे भी दिखे और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ दिखे, उसी को आप किसको क्या मान लोगे, उसको आप आइडियल गैस मान लोगे। उसी वही एक कंडीशन होता है जहाँ पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी रखता है। अब इसका ग्राफ की अगर हम बात करें, मतलब कि अगर आप अभी हमने प्रेशर का रिलेशन देखा इन सब में किसके साथ, z के साथ। तो देखो ये z जो है ना, इसका जो मैं बता दूं कि ये z क्या चीज़ है, z कुछ और नहीं, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है। इसको आप कोलिजन नंबर मत मान लेना, जो कि हमने पहले पढ़ा था। प्लीज़ इसको बस ये मान लो कि ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है ना। अब अगर z कम हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये आपको पता है। तो हमने क्या किया, ग्राफ बनाया वाई एक्सिस में, आपने z जो है z को इक्वल टू 1 लिखा प्रिंसिपल एक्सिस में, और z को हमने ग्रेटर देन 1 लिखा जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो एक्सिस के, और एक्सिस के नीचे जा रहे हो तो z आपने लेस देन 1 लिखा। फिर जब आपने ड्रॉ किया तो आपको कौन सा ग्राफ दिखा, ऐसा ग्राफ दिखा। ये कौन सा ग्राफ है, ये लिक्विफिकेशन का ग्राफ है। जब आप लिक्विफिकेशन का कैरेक्टर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या हो रहा है, दिन ब दिन जितने गैस बढ़ रहे हैं उतना z की वैल्यू घटती चली जा रही है, मतलब उतना अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जब प्रेशर कम रहे, मतलब ये देखो प्रेशर को अगर आप कम कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, तब क्या हो रहा है, तब z जो है वो लेस देन 1 दिख रही है। और जैसे ही प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, मतलब जैसे ही आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो, वैसे जो है ये एरो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब तब एरो z ग्रेटर देन 1 की तरफ जा रहा है। और जब प्रेशर घट रहा है तब एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब एट लो प्रेशर z इज इक्वल टू 1, या तो ये इसके इक्वल होगा या तो उसके कम होगा, तो एट लेस देन 1। तो ये उस चीज़ का प्रूफ है कि जब z लेस देन 1 होता है तो प्रेशर लो होता है, और जब ग्रेटर देन 1 होता है तब रिपल्शन होता है। अब एक और बात आपको याद रखना है कि जब z लेस देन 1 होता है तो उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं, तो कभी कभार वो भी आ जाता है। तो याद रखना, इतना तो याद है कि अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन का मतलब कुछ और नहीं, क्लोजनेस होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ग्राफ से हमको पता चलता है कि जो जितना कम z की वैल्यू रखेगा उसकी लिक्विफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगी। समझ में आया आपको? चलो अब बात कर लेते हैं कि वैन डर वाल कांस्टेंट का, एक मिनट, हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। वैन डर वाल कांस्टेंट कुछ और नहीं, एक रियल गैस इक्वेशन ही है। देखो रियल गैस का इक्वेशन कैसे याद रखना है, देखो मैंने तो ऐसे याद रखा, आपको कैसे याद रखना आप देख लो। तो PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, वैसे मैंने इसको क्या याद रखा था, 5 स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, क्या 5 स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V बाई NB इज इक्वल टू NRT। 5 स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, मतलब वो पान खाते हैं ना, वही वाला 5 स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ऐसे याद रखा था। आपको जैसे याद रखना आप देख लो। अब देखो
वैंडर वाल कांस्टेंट इसमें कौन से है, ठीक है ना। अब वैंडर वाल इक्वेशन है, ये रियल गैस इक्वेशन है, और इसमें वैंडर वाल कांस्टेंट होते हैं ए और बी। इन दोनों को आप क्या बोलते हो, वैंडर वाल कांस्टेंट्स बोलते हो। अच्छा, ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ए फोर्स को बताता है और बी वॉल्यूम को बताता है या फिर साइज को बताता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ए और बी के बारे में थोड़ा सा डीपली। ये जो ए है ना, वैंडर वाल कांस्टेंट, इसको अगर आप डीपली देखोगे तो आपको पता है 5 स्क्वायर/v² है। तो अगर आप उसको शफल करोगे, मतलब P इज इक्वल टू an² / v² करोगे, तो इससे आपको A की वैल्यू दिखेगी जो कि होगा PV² / n², है ना, PV² / n²। और P करेक्शन लिख सकते हो आप, क्योंकि ये जो है ये करेक्टेड वैल्यू है, मतलब ये जो चीज़ है ये रियल चीज़ है ना, ये आइडियल नहीं है, तो इसलिए मैंने P करेक्शन लिखा है। ऐसा लिखो ना लिखो तो भी चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको PV² / n² करोगे ना, तो आप इसको यूनिट के टर्म्स में चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको A का यूनिट पता करना है तो आपको क्या करना है, आपने शायद फिजिक्स में ये चीज़ पता किया, आपको पता ही है कि यहाँ पे जब जो कोई चीज़ ऐड हो जाती है तब वो एक ही क्या करता है, एक ही सिग्निफिकेंट यूनिट, जो आपने वो चैप्टर पढ़ा था, तो वो एक ही यूनिट कंटेन करता है, मतलब P की जितनी यूनिट होगी वो an² / v² की भी वही यूनिट होगी। तो अगर आप उसको इक्वल कर लेते हो, उस रूल का इस्तेमाल करके आप A की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप A को शफल कर दिए, फिर आपने प्रेशर का यूनिट निकाला ATM, वॉल्यूम का यूनिट निकाला लीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ मोल का यूनिट निकाला मोल स्क्वायर, तो इससे आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि ए की यूनिट क्या है। तो ये पूरा का पूरा जो यूनिट देख रहे हो ना आप, ये ए की ही यूनिट है। तो ए की यूनिट क्या हुई, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। समझ में आया, ये चीज़ मैंने इधर लिखा है। अब बात कर लेते हैं इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है। आपको अभी मैंने पढ़ाया था, जस्ट अभी क्या पढ़ाया था कि 1 जूल को भी आप लीटर ATM लिख सकते हो। और एक अच्छा वापस अगर रिकॉल करोगे, चलो जूल तो लिख दिया आपने, मतलब ATM लीटर स्क्वायर में से 1 लीटर आप हटा दो, थोड़ा सा साइड में रखो, और ATM लीटर को पकड़ के चलो, तो उसको आप जूल में लिख सकते हो। वही चीज़ मैंने इधर लिखा। पर मैं आपको अगर एक कोई चीज़ रिकॉल करा रही हूँ, तो वो क्या चीज़ रिकॉल करा रही हूँ कि 1 जूल मतलब 1 ATM लीटर में कितने जूल्स होते हैं, अभी अभी पढ़ा था हमने, 100 जूल्स होते हैं। 100 जूल को कमाने के बाद आप कहाँ तक पहुँचते हो, 1 लीटर ATM तक पहुँचते हो। समझ में आ रहा है? अब इसी जूल को, इसी लीटर को आप मीटर क्यूब भी लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, मीटर क्यूब लिख रहे हो, तो अब मान लो कि आपने एक लीटर को ऐड कर दिया, मान लो, ठीक है ना। अगर आप किसी लीटर को ऐड करते हो, तो वहाँ पे आप इस लीटर को आप मीटर क्यूब लिख सकते हो। तो इस मीटर क्यूब को आप कुछ और नहीं, मीटर टू द पावर 6 लिख सकते हो, जो कि कुछ और नहीं, किलो पास्कल का टर्म होता है। मतलब कि आप जूल मीटर स्क्वायर को किलो पास्कल भी लिख सकते हो, अगर कंडीशन एक है कि उसमें एक और लीटर आपको ऐड करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ए को इस इतने तरीके से आप इसके यूनिट को कन्वर्ट करने की क्षमता रख सकते हो। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं बी के क्या क्या यूनिट्स है। पहले ए के यूनिट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, जूल लीटर पर मोल स्क्वायर। और क्या लिख सकते हो, पास्कल मीटर टू द पावर 6 मोल पर मोल स्क्वायर। समझ में आया? अब याद कर लेते हैं बी के यूनिट्स। अगर आप बी का यूनिट देखोगे तो आपको पता ही है V माइनस NB, जो कि हो जाएगा V इज इक्वल टू NB, और बी का यूनिट क्या हो जाएगा, V/N, जो कि होगा लीटर पर मोल, लीटर पर मोल होगा इसका। अच्छा, अब इसमें जो पर मोल है वो कि ये है, और लीटर नहीं मतलब वॉल्यूम भी बोल सकते हो, लीटर कुछ और नहीं वॉल्यूम ही होता है। तो उस वॉल्यूम को आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4/3 πr²। क्या 4/3? अच्छा, ये क्या है, ये किसका वॉल्यूम है, ये स्पेयर का वॉल्यूम है, और आपको एक किसी भी एटम को स्पेरिकल कंसिडर करना पड़ता है केमिस्ट्री के टर्म्स में। और पर मोल को आप क्या लिख सकते हो, एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हो। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर को 4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या दिखता है, बी का यूनिट दिखता है। समझ में आया? आप यूनिट ऑफ बी निकाल सकते हो तुरंत। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लिक्विफिकेशन कर्व्स के बारे में। लिक्विफिकेशन कर्व जो होता है ना, वो आपको PV के ग्राफ में देखने को मिलेगा। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि पहले वाला जो कर्व है वो कैसा है,
वो आपको दिख रहा है कि वो ऐसा है, मतलब कि ए से बी जा रहा है, बी से सी से डी, और फिर आगे चलते चलते वो चीज़ क्या हो रही है, कर्व जो है वो और थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब कर्व का जो नेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चीज़ें और कर्व लीनियर की तरफ जा रही है। ये चीज़ें जितनी स्ट्रेट दिख रही थी, वो स्ट्रेट लाइन जो है वो धीरे धीरे कर्व पाथ को चूज़ कर रहा है और चीज़ें घटती जा रही है ऊपर जाते जाते। तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को देखोगे ना, तो एज वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विफिकेशन इज डिक्रीजिंग। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप एक एक प्रोसेस को समझ लो पहले वाले ग्राफ से, ठीक है ना। तो अगर हम एक ग्राफ, इस एक कर्व को पकड़ते हैं, ठीक है ना, कौन सा वाला कर्व कर्व पकड़ेंगे, ए बी सी डी का। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या होता है ना, ए से जब कोई गैस बी की तरफ जाता है, तो बी से क्या हो जाता है, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ए से बी की तरफ क्या होता है, लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है, और बी से सी जो होता है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन चलता ही रहता है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन कंटिन्यू चलता है। पर सी से डी जब कोई गैस जाता है, वहाँ पे लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक वही चीज़ हमको सेकेंड टेम्परेचर में भी दिख रहा है, लेकिन जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, उतना क्या दिख रहा है आपको, एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे आपको जो लिक्विफिकेशन का जो टाइम है वो चीज़ घटता हुआ दिख रहा है। तो मतलब लिक्विफिकेशन जो है वो डिक्रीज़ करता जा रहा है एज़ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये चीज़ ही आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि बी टू सी क्या हो रहा था, लिक्विफिकेशन हो रहा था। मतलब लिक्विफिकेशन बी से स्टार्ट हो रहा था, ओ एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और जो सी है वहाँ पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो रहा था। आगे बात कर लेते हैं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसके नीचे मतलब बिलो क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन जो होती है वो पॉसिबल होती है। पर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर और क्रिटिकल पॉइंट पे कोई लिक्विफिकेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपको भी पता है कि जब लिक्विफिकेशन नहीं होगा तो मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और आपको भी पता है कि ए मतलब क्या है, फोर्स है। अच्छा, एक और बात, ए जिसकी जितनी ज़्यादा उसकी लिक्विफिकेशन करने की कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा, और जहाँ पे लोग नो लिक्विफिकेशन मतलब कोई लिक्विफिकेशन ही नहीं है, तो ए की वैल्यू ज़ीरो। अगर ए की वैल्यू अगर आप ज़ीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी पी एज इट इज़ रह जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ पी बचेगा। वैसे ही पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो चीज़ें कहाँ शिफ्ट होती जाएंगी, आइडियल गैस की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जो गैस है वो आइडियली बिहेव करेगा, और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो चीज़ दिख रही है आपको, ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ये क्या है, यहाँ पे कोई लिक्विफिकेशन नहीं होगा, और यहाँ पे एज वी आर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विफिकेशन डिक्रीजेस, ठीक है ना। लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस मतलब T5 में क्या होगा, सबसे कम लिक्विफिकेशन। वही बताया गया कि एज वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विफिकेशन इज डिक्रीजिंग एंड द गैस इज बिहेविंग आइडियली। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो गैस क्या हो रहा है, धीरे धीरे आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रहा है। ये बात भी याद रखना कि जितना ज़्यादा लिक्विफिकेशन उतना कम आइडियल बिहेवियर, और जितना कम लिक्विफिकेशन उतना ज़्यादा आइडियल बिहेवियर। आगे बात कर लेते हैं इसकी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना हमेशा के लिए। अभी वापस बता देती, वापस नहीं, अभी तक तो बताया नहीं मैंने। देखो, पीसी, टीसी और वीसी, इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो, क्रिटिकल वॉल्यूम को किस तरह का फॉर्मूला है, इनके फार्मूलाज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये याद रख लो, इसके फार्मूलाज, बस दैट्स इट। इसके फार्मूलाज से छोड़ के और कुछ नहीं आता। तो आपको क्या याद रखना, क्रिटिकल वॉल्यूम का फार्मूला है 3 टाइम्स ऑफ बी। ये इतना हार्ड नहीं है, हार्ड कौन से है, पीसी और टीसी। तो इसको याद रखने का कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। तो देखो, मैंने किस तरह से याद रखा था, मैंने इसका याद रखा था, किसका, ये टीसी का। देखो, टीसी का फॉर्मूला याद रखा था मैंने, ये वाला तो फॉर्मूला मैंने यूज़ नहीं किया था, बट फिर भी बता देती हूँ आपको क्या करना है। 8/27 तो दोनों में से किसी एक में रखना ही है, मतलब 27 जो है वो डिवाइड तो होगा ही सब में, इसमें भी होगा, इसमें इसमें नहीं होगा, इसमें जस्ट पॉज। देखो, यहाँ पे क्या है ना, ये 27 जो है ना वो डिनोमिनेटर के सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ए जो है वो भी सब में है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है टेम्परेचर में ना A/B है, यहाँ पे क्या है, A/B² है, ठीक है ना। और 27 जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, प्रेशर का क्या वैल्यू होगा, A/27B², वेयर एज टेम्परेचर का क्या वैल्यू होगा, 8A/27 क्या, आर बी। मतलब ये जो B² है ना, दो बी है ना, इसमें से एक बी में आर लगाना है टेम्परेचर में, और यहाँ पे जो 8/27 है उसमें जो 8 है ना वो यहाँ पे गायब कर देना है। मतलब आपने दोनों में चेंजमेंट लाया है। कौन सा चेंजमेंट आया, यहाँ पे आपने क्या किया, TC इज इक्वल टू 8A/27 BR, और उधर क्या है, A/27 B², मतलब
पीसी का क्या किया, पीसी में से हमने 8 निकाल दिया। पीसी आपने जो टीवी देखा है ना, टीवी, उस टीवी में उस टीवी को आप पीसी बोलते हो, और उसी पीसी में से मैंने 8 हटा दिया, ठीक है ना। और टीसी, टीसी मतलब वो जो हटा हुआ 8 था किसी बंदे ने पकड़ लिया और उसका हमने क्या कर दिया, उसको हमने टीसी करवा दिया। तो हमने ऐसे करके चीज़ों को याद रखा। आगे बात कर लेते हैं कि वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको आप वैन डर वाल कांस्टेंट से अगर आप उसका रिलेशन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो टीसी है वो क्या है, A/V है, दिख रहा है कि नहीं। तो टीसी को आप A/B लिख के आप इसका क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा गया है और आपको A और B का वैल्यू दिया है तो दोनों को डिवाइड करके देखना कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। समझ में आया। अब देखो टीसी और पीसी जो है ना, इन दोनों का अगर आप रिलेशन देखोगे, टीसी और पीसी का, हाँ सिर्फ टीसी का होगा तो A/B, और अब TC/PC का देखोगे तो यहाँ पे B स्क्वायर है, तो चीज़ें क्या हो गई, A/B की जगह B रह गई। समझ में आ रहा है आपको, वो भी डिनोमिनेटर में है B स्क्वायर, तो B स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे B रह गया, तो B स्क्वायर और B कट के ऊपर B रह गया। तो TC/PC जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बस इस 3 फॉर्मूला को याद रखो, 1 2 3, मतलब VC PC TC, और फिर आप इस चीज़ को अरेंज करते रहो, इसको देखते रहो किस तरह से आपको क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना है, किस तरह से आपको वैन डर वाल कांस्टेंट का रिलेशन निकालना है, किस तरह से आपको दोनों को डिवाइड करने के बाद कौन सा रिलेशन मिलेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। टीसी और पीसी को भी डिवाइड करोगे तो आपको 8B/RB मिल जाएगा। हाँ, इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। अब हम आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं। तो ये अब हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमने वैन डर वाल की इक्वेशन में पढ़ा था तो उसमें क्या-क्या आपको खामियाँ देखने को मिली। पहली खामियाँ तो क्या थी कि देखो, वैन डर वाल ये बताना चाहता था कि A और B जो कि वैन डर वाल कांस्टेंट्स है, वो जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पर हमेशा याद रखना, हमेशा A ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, B नहीं करता टेम्परेचर पे डिपेंड। मतलब फोर्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और फोर्स क्या है, A है। और वो क्या है, वो चीज़ हमको इस इक्वेशन के थ्रू पता चलता है। इक्वेशन क्या है, PV/RT, जो कि आप Z का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। नहीं पता तो आप अब मेरा सॉलिड स्टेट्स नहीं, गैसियस स्टेट वाला एक चैप्टर है, उस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो अब ठीक है, समझ ही लो, मतलब अब कॉम्प्रेसिबिलिटी का फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला PV/RT होता है। पर याद रखो, हमको क्या करना है, इसका लिमिटेशन निकालना है। और यहाँ पे हमने क्या किया, PV1M/RT का इस्तेमाल किया, जहाँ पे कि हमको ये जो रिलेशन दिखा 1 + B/V1 ये जो चीज़ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आप इस बॉयल्स टेम्परेचर में B का जो वैल्यू देखोगे ना, ये B, ये जो B है, C है, D है, हमने क्या किया, Z = 1 लिखा, जो कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, आपको भी पता है कि Z 1 कब होता है, जब आइडियल गैस का कंडीशन होता है। पर क्योंकि ये एक रियल गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक वैन डर वाल इक्वेशन बना रहे हैं, तो वैन डर वाल इक्वेशन में जो Z की वैल्यू होती है ना, वो 1 प्लस ज़्यादा होती है। तो वो कितना ज़्यादा होती है, B/V1M प्लस C/V1M² प्लस D/V1M³। इस तरह से आपको M के पावर को बढ़ाते जाना है और आगे नए नए टर्म्स लगाने हैं। और वो किसके हिसाब से लगाने हैं, पहले तो ये समझ लो कि B जो है वो क्या है। B, C, D जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ये वेरियल कांस्टेंट है। मतलब कि ये सेकंड वेरियल कांस्टेंट है, ये थर्ड वेरियल कांस्टेंट है। इनको वेरियल कांस्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और यही मतलब कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और यही वेरियल कोफिशिएंट का जो अगर इसमें से किसी एक वेरियल कोफिशिएंट को उठा लूँ और उसका वैल्यू मैं देखूँ तो वो क्या है, B-8। आर्ट पता है ना, आर्ट्स ड्राइंग है ना, तो आर्ट B-A/RT। इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। और ये B की वैल्यू कब ज़ीरो होगी, आपको बताया मैंने, आइडियल गैस में क्या होगा, अगर इस B की वैल्यू ज़ीरो हो गई, C की वैल्यू, D की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो क्या होगा, Z = 1 हो जाएगा, है ना। तो मतलब चीज़ें आइडियली बिहेव करने लग जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर B की वैल्यू ज़ीरो कर दे, है ना, आइडियल का अगर कंडीशन देख ले तो आपको दिखेगा B = 8, ठीक है ना। क्या दिखेगा, B = 8। और ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, इस टेम्परेचर को अगर आप शफल करोगे तो A/RB दिखेगा। इसी टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, इस टेम्परेचर को आप बोलते हो बॉयल्स टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जब एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अच्छा, अब इस चीज़ में आपको क्या दिख रहा है, इस चीज़ में आपको ये दिख रहा है कि A जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मैंने जो बोला ना, अभी B टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, करता है,
कोई डिफरेंस नहीं है, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फोर्स जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो चीज़ जो है वो इस पे प्रूव कर दिया। तो मैंने जो पहले बताया था कि बी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो चीज़ मैंने गलत बताई। मैं वापस बता देती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमको ये पता चला कि जो फोर्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और फोर्स किस चीज़ को हम बोलते हैं, ए को बोलते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है वो फोर्स का टेम्परेचर के साथ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग सबसे आखिरी पड़ाव का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब नींव है एक फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब अब हमने तो पढ़ा था कि वो कब तक रूट थ्री बाई टू नहीं, 3/2 कब तक पढ़ा था कि नहीं, उसको आप अगर एक मिनट एवोगैड्रो के टर्म्स में लिखोगे तो आपको पता था कि मतलब 1 मोल की कितनी एनर्जी होती है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की कितनी होती थी, 3/2 RT होती थी कि नहीं। तो 3/2 RT को आप किस तरह से लिख सकते हो, किस तरह से आप उसका पार्टीशन कर सकते हो उसके एनर्जी का, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन पे मूव करते हैं, मतलब या तो एक्स एक्सिस में मूव करेंगे, या तो वाई एक्सिस में मूव करेंगे, या तो वाई जेड एक्सिस में, मतलब वो लीनियरली मूव करेंगे चीज़ें। ठीक है ना, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। अब अगर बात करते हैं रोटेशनल मूवमेंट, तो अब याद रखना लीनियर के केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 RT/m होता है, और नॉन लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 RT/n होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लीनियर कौन सा है, नॉन लीनियर कौन सा है? आपको एक मॉलिक्यूल दे दी जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2। अब CO2 का आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, आपको स्ट्रक्चर के थ्रू देखना है कि वो स्ट्रक्चर लीनियर है या नॉन लीनियर। CO2 क्या है, लीनियर है। HF क्या है, लीनियर है। इथीन क्या है, लीनियर है। नाइट्रोजन गैस क्या है, लीनियर है कि नहीं। नॉन लीनियर जैसे कि SO2, है ना, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि मतलब एक प्लेन में नहीं है, जो कि ऐसे इस तरह से है, मतलब लोन पेयर के चलते थोड़े बेंड हो चुके हैं जो स्ट्रक्चर्स, है ना, वो सारे कौन से होते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आपको पता होना चाहिए 3 है। मतलब अगर एनर्जी पूछा जाए तो 3 RT/m, 3 RT/m नहीं, मतलब 3/2 RT। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए तो 3। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय RT लिखना है। ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये आपको ये बताता है कि इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है उस एनर्जी के साथ। ठीक है, जिस एनर्जी को आप फाइंड करना चाहते हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, 3 मोशन होते हैं, हाँ, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशनल, एक वाइब्रेशनल। तो हम तीसरे मोशन की बात करते हैं। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, अगर कंपाउंड लीनियर है तो आपको क्या करना है, 3n-5 करना है, और अगर नॉन लीनियर है तो 3n-6। याद रखना, नॉन लीनियर नंबर यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेटर्स थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए हमने 3n-6 लिखा है। यहाँ पे लेटर्स थोड़ा कम है, 3n-5 लिखा है। इसको 3-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। वैसे तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही लोगों के दिमाग में चिपक जाती है ये चीज़ें। अच्छा, अब इसमें n क्या है? अब देखो, आपको ना कंपाउंड्स कभी कभार डायटोमिक दे सकते हैं, ट्राइएटोमिक दे सकते हैं, तब आपको n की वैल्यूज उसके हिसाब से पुट करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें। जैसे कि SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3। ठीक है ना, SO3 में कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4। H2SO4 में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 S के, और H2SO4 ना, तो 4 O के, 1 2 3 4, मतलब 7 मॉलिक्यूल्स है। तो n की वैल्यूज नंबर ऑफ कितने एटम्स है वो बताते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि इन सब के एनर्जीज किस तरह से निकालते हैं। हमने जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है ना, उसको आपको RT के साथ मल्टीप्लाई करना है, RT/2 के साथ, मतलब हाफ RT के साथ मल्टीप्लाई करना है। और एक बात याद रखना कि जब आप वाइब्रेशनल का निकालते हो उसमें आपको हाफ नहीं करना, उसमें आपको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है ना, तो मान लो कि मैंने लीनियर का बनाया, तो लीनियर का आपको क्या लिखना है, आपको हाफ RT, मतलब ट्रांसलेशन का कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको मल्टीप्लाई करना है हाफ RT के साथ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का 3/2 होता है, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो। अच्छा, रोटेशनल का क्या होता है, लीनियर के केस में 2/2 RT। अच्छा, वाइब्रेशनल का क्या होता है लीनियर के केस में 3n-5 RT। ऐसे ही अगर आप नॉन लीनियर का देखोगे तो आपको दिखेगा 3/2 RT, इसमें कोई दौराई नहीं है। इसमें आपको दिखेगा 3/2 RT, इसमें आपको क्या दिखेगा, 3n-6 RT। समझ में आया? इस तरह से आपका चैप्टर हो जाता है ओवर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।